तो हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जो जेनेटिक्स की क्लास कर रहे हैं और उन्हें जेनेटिक्स पढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं आज ये एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से इस प्रकार से आपको जेनेटिक्स बताऊंगा कि आप कभी ज़िंदगी में जेनेटिक्स भूल नहीं पाओगे और बहुत से लोगों को बिल्कुल ही आसान तरीके से समझा दोगे। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स आमतौर पे हमारे बीच में वो चलने वाली प्रोसेस होती है, तो ज़्यादा कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल देखना है कि हमें कौन सी टॉपिक पढ़नी है और कौन सा एग्जाम्पल है जो हमारी लाइफ में चल रहा है, वही चीज़ों को हमें जानना है। तो बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। आज से हम बीएससी एग्रीकल्चर जो जेनेटिक्स का सिलेबस होता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और कवर करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे बताया, पहले भी मैं कई जगह पढ़ा चुका था, तो उन्होंने बोला सर कुछ वीडियोस डालो, तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के माध्यम से मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा जेनेटिक्स का। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? मेरा तरीका थोड़ा अलग रहता है पढ़ाने का, बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। और आप लोगों को भी जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं मेरे बिल्कुल सामने, जो चीज़ जहाँ पे समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो लोग देख रहे हो वीडियो वो उस समय ना पूछ पाए, लेकिन आप हमसे पूछ सकते हो, तो यहीं पर उस चीज़ का सॉल्व कर लिया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए हमारी तरफ आप लोग। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी क्या है? जेनेटिक्स, तो आप यहां पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि जेनेटिक्स, ये बेटसन, डब्ल्यू बेटसन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया था। ठीक है, टर्म दिया था। देखो टर्म क्या होता है, एक नाम रखना होता है। जेनेटिक्स का मतलब डब्ल्यू बेटसन ने कुछ ऐसा नहीं किया, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हो गया, तो पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है, इसका नाम रोहन है, इसका नाम सोहन है, इसका नाम ये है वो है, कि वो नाम रखा गया है। लेकिन वो कितना समय लगा है पैदा होने में, उसकी प्रोसेस अलग हो गई। ठीक है, माँ बाप कोई और है, माँ बाप कोई और है, नाम पंडित जी ने रख दिया, नाम किसी ने रख दिया उसका। तो ये वही पंडित जी हैं डब्ल्यू बेटसन जिन्होंने जेनेटिक्स का नाम रखा है कि ये जेनेटिक्स है। ठीक है, 1905 में। और जेनेटिक्स पैदा कब हुई? 1905 के पहले हुई थी। ठीक है, जब कुछ लोगों ने उसके ऊपर काम किया था। तो बेटसन, ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, कहीं पढ़ लिया बेटसन ने 1905 में दिया था मतलब वही उसके फादर हैं, नेट पे देख लिया, नहीं, बेटसन ने केवल नाम रख दिया था जेनेटिक्स। अब हम आगे चलते हैं, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेंडल और बेटसन में यह समझ में आना चाहिए। मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, पिता थे, उन्होंने पैदा किया था जेनेटिक्स को। नाम किसने रखा था? ये पंडित जी बेटसन। क्लियर? अब आप आगे आ जाओ। अब जेनेटिक्स है क्या? फादर के बाद में पहले बाद में बात करेंगे। जेनेटिक्स नाम पड़ गया, लेकिन जेनेटिक्स है क्या? अब आप देखिए, देखो जेनेटिक्स की जब हम बारे में बात करते हैं तो जेनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इज विद द स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दो टर्म याद रखना है आपको, जब भी नाम आए जेनेटिक्स, किसने टर्म दिया? बेटसन। जेनेटिक्स है क्या? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ये आपको दिखाई दे रहा है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बस, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। क्या है जेनेटिक्स? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब आपके दिमाग में आया, सर आपने तो बता दिया कि जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, आपने याद भी कर लिया। फिर आपसे किसी ने पूछ दिया, अच्छा तो हेरिडिटी क्या है, फिर ये वेरिएशन क्या है? ठीक है, तो अब हमें हेरिडिटी को भी जानना है और वेरिएशन को भी जानना है। ठीक है, तो एक लाइन में आपको याद होगा जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, हेरिडिटी रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स में से कैरेक्टर का जो प्रोजनी में ट्रांसमिशन होता है उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया तुमको? देखो, जो कैरेक्टर होते हैं ना, कैरेक्टर, सबके कैरेक्टर होते हैं, नहीं बोलते अरे काला है, अरे ये गोरा है, अरे ये नाटा है, अरे ये लंबा है, बोलते हैं ना। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं ये पेरेंट्स से ही प्रोजनी में जाते हैं, ये सबको पता है।
ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना हेरिडिटी कि जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी है, तो हेरिडिटी सबको पता है, तुम्हारे पापा को, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे दादा को, दादी को, मेरे दादा दादी, सबको पता है हेरिडिटी के बारे में। हाँ, ये नहीं पता कि ये हेरिडिटी है, पर आम जीवन में वो उसका यूज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हेरिडिटी क्या होती है। मैंने बोला कि कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना जाता है, माता पिता के कैरेक्टर उनकी प्रोजनी में जाते हैं, ये फिक्स है और ये सबको पता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब शादियां करते हैं लोग तो नहीं बोलते हैं अरे लड़का हमारा एकदम काला है, किसी किसी के बच्चे तो ब्रांडेड काले होते हैं, मतलब जबरदस्त काले। तो अब उनको ये होता है कि हम जब अपने बेटे की शादी करें तो गोरी लड़की खोजते हैं, क्योंकि अगर काली लड़की शादी कर देंगे तो पिता भी काला, माता भी काला, बच्चा भी क्या होगा, जबरदस्त काला। तो हाँ, हंसते हुए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जबरदस्त काला होगा तो वो क्या करते हैं कि मां गोरी लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 50% एक पेरेंट का, 50% दूसरे पेरेंट का। मेंडल बता चुके हैं कैरेक्टर माता पिता से उसकी प्रोजनी में आते हैं। तो बच्चा बाप जैसा तो काला नहीं होगा, है ना। इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बस वही हेटेरोसिस है, पेरेंट से सुपीरियर होना हेटेरोसिस है। तो ये आते हैं कैरेक्टर, ये सबको पता है। इसीलिए सब शादियां होती हैं तो लोग सब कुछ देखते हैं कि लड़का कैसा है, लंबा है, छोटा है, तो किस प्रकार की पोजनी हमको चलेगी, उस प्रकार से शादियां करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी है। तो हेरिडिटी हमें पढ़ना कि हेरिडिटी क्या है, ठीक है। हेरिडिटी इंक्लूड्स दोज ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ट्रांसमिटेड वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एट फिक्स दियर ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। माता पिता से कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, वो क्या है, हेरिडिटी है। एक जो प्रोसेस है ना, जाना, ध्यान देना, पेरेंट से उसकी प्रोजनी में कैरेक्टर का जाना, वो हेरिडिटी है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा सब लोगों ने, अब तो माता पिता का हो गया, थोड़ा पुराने थे, अब आप नए हो, आपके ऊपर एग्जांपल देता हूं हेरिडिटी का। आपने देखा होगा जब कहीं आप जाते होंगे किसी रिश्तेदारी में, या कोई नवजात बच्चा पैदा हुआ होता है, तो लोग देखने जाते हैं नवजात बच्चे को, तो क्या बोलते हैं, देखे अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप पे गया है, बिल्कुल अपनी मां पे गया है। क्या देखकर बोलते हैं, वो यही देखकर बोलते हैं। हम लोग भी जाते हैं कभी कभी अपनी रिश्तेदारियों में, नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, बोलते हैं अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप पे पहुंचा है, लंबाई इसके बाप की है, कलर इसके मां का है। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन का कलर था वो उस नवजात शिशु के मां से आया, ठीक है। ये जो साइज थी, ये जो नाक का जो शेप था, वो किसे आया, बाप से आया। तो ये जो कैरेक्टर है ना, नाक का शेप, स्किन का कलर, आंखों का कलर, ये माँ बाप से जो बच्चे में आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। उसी को देखकर हम बोलते हैं कि ये बच्चा तो बिल्कुल अपनी माँ पे गया है या अपने बाप पे गया, ये फिक्स है। तो कैरेक्टर का माँ बाप से उसके बच्चे में आना क्या है, हेरिडिटी है। ध्यान रखना, जेनेटिक्स में टर्म का केवल ज्ञान होता है, थोड़ा इधर उधर हिल जाओगे। क्या मैंने बोला, कैरेक्टर का माता पिता से उसकी प्रोजनी में आना, केवल इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और मेंडल ने क्या किया था कि ये जो कैरेक्टर माता पिता से प्रोजनी में आते हैं, वो आते कैसे हैं ये बताया था। जैसे आप दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में भी पहुंच गया, दिल्ली आप भी पहुंच गए, दिल्ली आप भी पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए दिल्ली, तीनों दिल्ली पहुंच गए। ऐसे कैरेक्टर भी होता है, माता पिता से प्रोजनी में चला जाता है, वो हेरिडिटी हो गई। हम भी दिल्ली पहुंच गए तीनों के तीनों, लेकिन आप बाई बस पहुंचे, आप बाई ट्रेन पहुंचे, और मैं बाई प्लेन पहुंचा, तो तरीका अलग हुआ ना, पहुंचे तीनों दिल्ली, पर तरीका हमारा अलग हुआ। ठीक उसी प्रकार से कैरेक्टर का माता पिता से उसकी प्रोजनी में जाना, उसका जो ट्रांसमिशन होता है उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। पर वो जा किस तरीके से रहा है, वो किसने बताया, मेंडल। यही वो मेंडल है, ग्रेगर जोहन मेंडल, जिन्होंने बताया कि कैसे जाते हैं। इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन मेंडल ने बताया था कि कैरेक्टर जाते कैसे हैं, तो उन्होंने लाया आप हेरिडिटी दी, लाया आप इनहेरिटेंस दिया, ठीक है। हेरिडिटी होती अलग चीज है, एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर माता पिता से उसकी प्रोजनी में जाते हैं, बस। अब ये तो फिक्स हो गया कि कैरेक्टर माता पिता से प्रोजनी में जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और इसकी स्टडी, हेरिडिटी की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं हम, जेनेटिक्स के।
ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी है। हेरिडिटी आप समझ गए। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की। अब अगर एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में उनके माता पिता के 50-50% आएंगे, लेकिन हम तो देखते हैं हमारा छोटा भाई भी हमसे अलग दिखता है, थोड़ा काला है, थोड़ा लंबा भी है हमसे, ठीक है। और आप भी देखोगे, आप भी अगर 3 भाई हो, 4 भाई हो, 2 भाई हो, तो क्या देखोगे आप सबको अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, कि हाँ ये फला है, ये फला है, ये फला है, या फला है, तो दो चारों एक ही माँ बाप के बच्चे। फिर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पर इन चारों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। इन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। जिन कैरेक्टर के बेस पर प्रत्येक इंडिविजुअल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। उसे हम बोलते हैं वेरिएशन। ये हमारी पहली क्लास है और हम पहली क्लास में मात्र ये पढ़ रहे हैं कि जेनेटिक्स क्या है, क्योंकि जिस चीज को पढ़ना है उसको जानना जरूरी है। और मुझे नहीं लगता है कि यहां तक आपको समझ में नहीं आया है। आया है समझ? ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है, मैंने इस क्लास में इसको एक समराइज कर देता हूं कि जेनेटिक्स किसकी स्टडी है? हेरिडिटी और वेरिएशन की। दो चीजों के बारे में केवल पढ़ते हैं। हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, केवल एक प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और वेरिएशन क्या है? जो माँ बाप के 50-50% कैरेक्टर प्रोजनी में जाते हैं, तो उन प्रोजनीज को हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गई। और दो चीजें और पता चली। एक, फादर कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। और नाम किसने रखा? डब्ल्यू बेटसन। समझ लो, ये बेटसन कुछ भी हो सकते हैं जेनेटिक्स के, नाना कह लो, मामा हो, कि नाम तो कोई रख देता है। तो इन्होंने केवल नाम रखा है और कोई योगदान नहीं है। पूरा योगदान किसका है? ग्रेगर जोहन मेंडल का। ठीक है, मेंडल के बारे में जानना चाहते हैं कि मेंडल कौन है, मेंडल क्या है, कैसे इन्होंने इसकी खोज की? तो मैं दो चार चीजें आपको बताऊंगा कि मेंडल से पहले भी लोगों ने काम किया था और मेंडल जैसे ही परिणाम भी प्राप्त कर लिए थे, लेकिन कंफ्यूज हो गए थे, कई चीजें ऐसी थी और इसलिए मेंडल की तरह अपने जो रिजल्ट थे उसको उन्होंने पब्लिश नहीं कराया, खुद ही कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज तो मेंडल भी हो गए थे, नहीं तो मर गए 84 में, नियम दिया 66 में, और दोबारा खोज हुई 1900 में। बाद में बोला गया 1900 में कि आप बाप हो, मरने के बाद पता चला कि मैं बाप था। तो दिक्कत तो मेंडल के साथ भी रही। और दिक्कत जानते हो क्या रही? दिक्कत ये रही कि मेंडल को एक साइंटिस्ट से नागेली ने एक हवाकवीट करके क्रॉप आती है, हाइजेसियम स्पीशीज की, है ना, फ्लावर वाली क्रॉप है, ऑर्नामेंटल। तो उस पर उन्होंने बोला कि इस पर प्रूफ करो अपने नियम को। तो मेंडल ने एक गलती की थी, जो कंफ्यूजन सबके अंदर होता है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, मैं वही बता रहा हूं जो आप बोल रहे हो कि 2 और 3 का इशारा कर रहे हो। 2-3 के इशारे को ही साफ कर रहा हूं कि मेंडल के 2 नियम थे या 3 नियम थे। मेंडल ने दिए 3 नियम थे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंसी बता ही दिया मैंने, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 नियम दिए थे। लेकिन मेंडल ने जो नियम दिया था ना, एक लॉ ऑफ डोमिनेंसी, वो नियम नहीं होता है, वो लॉ नहीं होता है, वो किसी कैरेक्टर को जो 2 जीन कंट्रोल करते हैं उन जीनों के बीच में होने वाला इंटरेक्शन होता है। अब इंटरेक्शन का मतलब समझते ही हो। अब एक किताब मैं अगर तुमको दूं कि लो तुम ये किताब पढ़ लो, 1 घंटे पढ़ के आओ, तुमसे मैं पूछूंगा, तुम 1 घंटे पढ़ोगे तो बता दोगे मेरे को। लेकिन अगर वो एक किताब 2 लोगों के बीच में है तो आधा घंटा एक पढ़ेगा, आधा घंटा तुम पढ़ोगे, तो थोड़ा प्रभावित होगा। अगर वो दबंग है तुमसे तो मारेगा, एक झापड़ का दे पूरी किताब मैं पढ़ूंगा 1 घंटा, तो तुम बिल्कुल नहीं बता पाओगे। वो तो समझदार है तो थोड़ा बता लोगे, और अकेले हो तो पूरा बताओगे। यही काम यहां पर है। जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी थी, इसमें एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता था, लेकिन उस जीन के 2 एलील थे और वो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, और 4 प्रकार से प्रभावित कर रहे थे: कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकंप्लीट डोमिनेंसी, को डोमिनेंसी और ओवर डोमिनेंसी। पढ़ाऊंगा विस्तार से मैं, टेंशन नहीं लो इसका।
मैं बस ये समझा रहा हूं कि दिए तो 3 थे, पर ये कमी मेंडल की भी थी कि उन्होंने इसको अलग नहीं किया। और जो दूसरा नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें भी उनको समस्या हुई। उसमें समस्या ये हुई कि वो जितने भी कैरेक्टर लिए थे मेंडल, उन सभी कैरेक्टर को, मटर के एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता था। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनमें एक कैरेक्टर को एक से अधिक जीन कंट्रोल करते हैं, जीन इंटरेक्शन। एक कैरेक्टर को 2 जीन कंट्रोल कर रहे हैं, फिर वही समस्या आ गई, तो वो अलग हो जाता है जीन इंटरेक्शन। तो ये ऐसी चीजें थी कि जिसको मेंडल अलग नहीं कर पाए थे, और यही कारण रहा कि नागेली द्वारा जो क्रॉप दी गई उस पर उसको वो प्रूफ अपनी फाइंडिंग को नहीं कर पाए, और मेंडल ने खुद ही काम करना बंद कर दिया। आपको पता होगा कि मेंडल 22 जुलाई 1822 में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में कहां पैदा हुए थे? ब्रून में। ठीक है, उस गांव का क्या नाम था जिस गांव में पैदा हुए थे? लो बताओ अब, बस हैंजेडोरफ। उस गांव का क्या नाम था जहां पैदा हुए थे? हैंजेडोरफ। ऑस्ट्रिया के ब्रून में हैंजेडोरफ नामक गांव में पैदा हुए थे। कब? 22 जुलाई 1822 में। कहां से पूछेगा, कहां से पूछेगा क्वेश्चन? 22 जुलाई 1822 में पैदा हुए थे मेंडल। ठीक है, ऑस्ट्रिया के ब्रून में और हैंजेडोरफ नामक गांव में। बाप का नाम पता है मेंडल के? जेंटिस के बाप का नाम पता है? मेंडल है। मेंडल के बाप का नाम पता है? एंटोन मेंडल। क्या? मां का भी बता दूं? रोजी मेंडल। ले सुन, बड़ी बहन का नाम वेरोनिका और छोटी बहन का नाम थेरोसिया। अब ठीक है भाई, इससे ज्यादा नहीं पता है मेरे को, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ी मुझे। तो मेंडल 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून में पैदा हुए, हैंजेडोरफ नामक गांव में। और जो भी हुआ मेंडल का, पैदा भी हुए मेंडल 1800 में और मर भी गए 1800 में। कई बच्चे 1700 1900 करते रहते, नहीं, एक याद रखो, 1800 में पैदा हुए, 1800 में मर गए। तो जो किए भी होंगे वो कब किए होंगे? 1800 में किए होंगे। तो ये जो होता है ना 1800 1700 1900, ये अलग निकाल दो। मेंडल पैदा हुए 1800 में, मर भी गए 1800 में, तो जो भी किया सब कहां किया? 1800 में। तो 22 जुलाई 1822 ईस्वी में ये पैदा हुए, और 1843 में इन्होंने एक सेंट ऑगस्टीन मोनेस्ट्री था, जहां चर्च, जहां पूजा करते हैं, उस मोनेस्ट्री में उन्होंने अपना एडमिशन कराया, दाखिला कराया, और वहां पे स्टडी करने लग गए। वहीं पे 1847 में 1847 में उनको पादरी की पोस्ट पे उनको नियुक्त किया गया, पुजारी जो होते हैं चर्च के, ठीक है। और उसके बाद ये 1851 में 1851 में वियना यूनिवर्सिटी थी, वियना विश्वविद्यालय, वहां पर स्टडी करने गए 3 सब्जेक्ट के बारे में, और 3 साल तक स्टडी किया। तो 51 से 52, 52 से 53, 53 से 54, 54 तक, 54 तक उन्होंने वहां स्टडी की, और 54 में वापस लौटकर ब्रून आ गए। और ब्रून में ही एक प्राइवेट विद्यालय में विज्ञान के टीचर के रूप में काम करने लग गए, ठीक है, ठीक है, बॉटनी के टीचर थे। वहां पे एक छोटा सा बागीचा था, गार्डन था, जहां पे उन्होंने 1857 में राजमा और मटर, ठीक है, पाइजम सेटाइवम और फैजुएलस वुल्गेरिस, 2 क्रॉप को लेकर स्टडी की थी। ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर के अलावा किस क्रॉप के ऊपर स्टडी की थी। तो राजमा याद रखना, राजमा के ऊपर भी स्टडी की थी, और राजमा और मटर दोनों के ही जो उनको निष्कर्ष मिले थे, रिजल्ट मिले थे, उनको एक साथ उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो राजमा और मटर पे काम किया, 2 क्रॉप पे। कब स्टार्ट किया? 57 में, और 8 सालों तक अपना काम किया। और उसके बाद 65 में 1865 में अपने जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे उसको उन्होंने 2 पार्ट में, 2 रिसर्च पेपर के रूप में बांटा, एक पार्ट और सेकेंड पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जो था इसका रिसर्च पेपर, उसको उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी या ब्रून, उसकी एनुअल फंक्शन में 2 बार में प्रेजेंट किया, एक बार 8 फरवरी को और एक बार 8 मार्च को। 8 फरवरी को पहला पेपर रिजल्ट किया, प्रेजेंट किया, और दूसरा जो प्रेजेंट किया वो 8 मार्च को। तो आप ध्यान रखना, 2 बार जो उनके रिजल्ट थे उसको 2 पार्ट में उन्होंने पब्लिश कराया था, प्रेजेंट किया था। पब्लिश तो बाद में हुआ, 66 में हुआ, लेकिन 65 में ही प्रेजेंट कर दिया था। तो मेंडल ने नियम सबके सामने रख दिए थे 65 में। कब? 8 फरवरी और 8 मार्च 1865। और ये जो उनका रिजल्ट था, ये जर्मन लैंग्वेज में
1866 में पब्लिश हुआ। लेकिन ठीक उसको पढ़ने के बाद नागेली ने इनको हवा के विट के ऊपर काम करने को दे दिया और मेंडल अपनी फाइंडिंग को प्रूफ करने में फेल हो गए और खुद भी काम करना छोड़ दिया इसके ऊपर, कंफ्यूज हो गए तीसरे नियम में, लॉ ऑफ डोमिनेंसी में। तो मेंडल के नियम दो ही ऐसे हैं जो सबको एक्सेप्टेड हैं, वो कौन से हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप ये ध्यान रखोगे, दिए तीन थे पर हैं केवल सही दो। कौन से? लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल की डेथ 6 जनवरी 1884 1864 में हो गई और उसके बाद फिर 1900 में ह्यूगो डिवरीज, कोरेंस और शर्माक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में अलग अलग काम किया, एक साथ काम नहीं किया, ये भी ध्यान रखना। ह्यूगो डिवरीज ने अलग किया, शर्माक ने अलग किया। अलग करने के बाद उन तीनों के निष्कर्ष उसी स्थान पर पहुंचे जिस स्थान पर मेंडल 65 में ही पहुंच चुके थे। तो इन्होंने कहा, ईमानदार आदमी थे, कहा नहीं, बाप तो मेंडल ही रहेंगे, हम चाचा बन जाएंगे, कुछ और बन जाएंगे, लेकिन बाप मेंडल ही रहेंगे। तो 1900 में जब दोबारा खोज हुई तो उसके बाद फिर 1905 में जेनेटिक्स टर्म दिया गया और भी काम चालू हुए। तो हम अगली क्लास में बात करेंगे मेंडल्स के लॉ के ऊपर और फिर आपको बताएंगे कि मेंडल के पहले भी क्या क्या काम हुए थे और फिर मेंडल के बाद क्या क्या काम हुए और तरीके से। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को।